और एक सीक्वेंस बनाता हूँ और फिर जो जो रास्ते में आता जाएगा खत्म करते जाएंगे। आज मैंने आपके साथ सेक्शन 28 भी खत्म करना है। 28 क्या था बच्चे? चार्जिंग सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 29 था जो कहता था 30 to 43 डी पढ़ लो। फिर 30 to 36 में हमने ऑलमोस्ट कर लिया। लेकिन 36 के अंदर दो तीन चीजें बची थी, बैड डेट्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आज देख लेंगे, उसके नोट्स भी बने हुए फाइल के अंदर। ठीक है, हो जाएगा। 15-20 मिनट का, 20 मिनट का 36 बचा हुआ। 37 हमने पूरा कर लिया था, दैट वाज रेजिडुअरी। फिर उसके बाद बच्चे 38 था कि अगर आप बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर भी अगर पार्शली फॉर बिजनेस पार्शली फॉर पर्सनल होता है तो बिजनेस रिलेटेड ही आपको खर्चा मिलेगा और पर्सनल वाला नहीं मिलेगा, जो कि कॉमन सेंस वाली बात थी। फिर बच्चे सीरीज स्टार्ट होती है 40 से, जो कि स्टार्ट हो जाती है कि सर जी क्या क्या होता है डिसअलाउंस। तो मैं बात करूंगा डिसअलाउंस की, और फिर हमने करा था 44 AA, 44 AB, AD, ADA एंड ए। ठीक है, हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और वो लिमिट जो मैंने आपसे बात करी थी 1 करोड़ 10 करोड़, जस्ट थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, उसके बारे में कुछ एनालिसिस नहीं है। ठीक है, बस वो वाली चीज है। अगर मैं डिसअलाउंस की बात करूं, आपको ध्यान होगा सबसे पहले हमने करा था 43B। फिर आपको ध्यान होगा बड़ा डिसअलाउंस करा था 40A3। आज मैं एक और बड़ा डिसअलाउंस डिस्कस करूंगा, 40A, जो कि होगा कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा खर्चे पे तो खर्चा डिसअलाउ कर दूंगा आपका। आपको टीडीएस की पावर समझ आएगी। एडू जंक्शन रेंट दे रहा है, महीने का 1.5 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन हम लोग टीडीएस नहीं काट रहे। तो आप मुझे बताइए, क्या मेरे को मेरे सेल्स में से वो खर्चा माइनस होगा? आप सोचिए, सरकार ने कितना भारी कंप्लायंस बर्डन लगा रखा। सरकार कह रही है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा ना तो आपका खर्चा माइनस ही नहीं हो। क्लियर है? तो देखेंगे। हाँ, ठीक है, वो फर्दर आगे अभी देखेंगे। उसके बाद एक ये मेरा डिसअलाउंस बड़ा बचा हुआ। देन एक आएगा 40B, पार्टनरशिप फर्म। आज पार्टनरशिप फर्म के बारे में काफी बड़ी चर्चा करनी कि कैसे उनको डिडक्शन मिलती है, क्या चीज। और एक और डिसअलाउंस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप ध्यान दिला देना, बाय चांस कोई मिस हो जाए तो। 40A2 रिलेटिव का, लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि कुछ रिलेटिव को पेमेंट करोगे या कुछ होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा, तो आज हम वो 40A2 में देखें। ठीक है बच्चे, तो हमारा मेजरली एक थोड़ा सा यहाँ कंटेंट बच रहा। देन वी हैव 40A, 40B, 40। ठीक है जी। तो आइए जरा शुरू करते हैं कहानी को। अनऑब्वियसली 28 के अंदर हमने पॉइंट्स नहीं देखे हैं सारे। ठीक है, उसमें 8-10 पॉइंट थे, दो चार देखे हैं अभी। तो वो इतना लंबा चीज नहीं है, पर ये जो मैंने मार्क कर दिया यही हमारे कोने कोने के पेंडिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 36 पे चलते हैं और जो बचा हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। सर टीडीएस की रिलेटेड की बात हाउस प्रॉपर्टी में भी हुई ना, हाउस प्रॉपर्टी में टीडीएस नहीं कहा था। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया, अगर टीडीएस नहीं काटा तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, पर अगर उस बंदे का एजेंट इंडिया में होता था तो डिडक्शन मिल जाती। ओके। 36 के अंदर खर्चे बताओगे हमने कौन कौन से देखे थे? 36 करा था ना हमने। कौन कौन से खर्चे देखे थे? सारा भूल गए क्या रे? मैं तो सोच रहा हूँ पीजीबीपी एक्सपर्ट बन गए। हाँ, दिमाग पे जोर डालो। हाँ। और बताओ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस ऑफ कैटल, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये खर्चे करे थे ना। ठीक है ना। आइए 36 के अंदर ही अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैड डेट्स की। और आप जरा कुछ कुछ चीजें लिखते जाइएगा। लिखते क्या जाइएगा, ऐसे लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपको जहां पे मैंने स्पेस छुड़वाया था ना, उसमें बात है। आपको इसके अलावा मॉड्यूल में कोई भी डेटा मिले आपको कुछ नहीं करने का। ठीक है जी। तो आइए बैड डेट, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल बेस बनाने के लिए। सौरभ जी, हैप्पी न्यू ईयर।
अभी आराम से बैठने तो दो यार, मतलब कहाँ जाएगा। आप तो कुछ तैयारी कर रही थी। बताओ, जल्दी आके क्या वो मिलेगा क्या? हाँ। ग्रुप में पूछना होता है। अच्छा सर, कल मैंने सच में आपसे पूछा था सर, 9:30 की क्लास है कि 10 बजे की? आपने बोला बेटा 9:30। अब बोलो सर, अब बोलो। ए ने बी को सेल करी 1000 रुपए की। क्या आप मुझे ए की बुक्स में बता सकते हैं क्या एंट्री डलेगी? क्या एंट्री डलेगी? ए ब्रो, अच्छा क्रेडिट सेल दे रहे, B2 सेल्स कितने रुपए? 1000 रुपए। अब एक चीज समझिए, जब आपने ये एंट्री डाली है, क्या आपने अपने P&L में सेल्स नहीं दिखा दी? और क्योंकि आपने सेल्स दिखा दी तो जो भी रिस्पेक्टिव खर्चा है पर प्रॉफिट तो निकल जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो आप समझिए, मैं बैड डेट्स की बात नहीं कर रहा, पहले आप ओवरऑल अकाउंटिंग समझिए, बैड डेट्स तक पहुंचाने के लिए लॉजिक तो बनना चाहिए ना। तो आप मुझे बताइए, मैंने कितने रुपए की सेल्स दिखा दी है? 1000 रुपए की। आप मुझे बताइए, जो ए का जो P&L होगा, P&L बोल लो, ट्रेडिंग बोल लो, सेल्स कितने की दिखाएगा? 1000। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो आप मुझे बताइए ए क्या एंट्री डालेगा? अगर ये पैसे नहीं देगा, बी जो है वो पैसे नहीं दे रहा, तो इसको क्या बोला जाता है? बैड डेट्स। तो क्या एंट्री डालेगा? बैड डेट की एंट्री बता दो नॉर्मल। एग्जैक्टली, बैड डेट्स टू बी 1000। पहले आप ये एंट्रियां लिख लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको प्रोविजन आएंगे। हाँ जी। हाँ, एक पे छुड़वाया था, उसमें हेडिंग बैड डेट्स। तो ए ने बी को सेल करी 1000 की, और फिर अगर पैसा डूब गया तो बैड डेट्स। और जैसे ही ऐसा हो जाता है, अगर आपने नहीं भी छोड़ा तो कहीं भी बैड डेट की हेडिंग डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बैड डेट का प्रोविजन समझ आना चाहिए। 36 में मैंने छुड़वाया था, ठीक है, जब 36 लिख रहे थे हमने, 5-6 लिखे थे तो छुड़वाया था। तो वहां लिख एक काम करो, अलग से ही लिख लो, क्योंकि देखो ये लिखना आपको इतना। मुझे बताइए, क्या आपको सेल की एंट्री समझ आती है? और क्या आपको बैड डेट की एंट्री समझ आती है? जैसे ही आप बैड डेट की एंट्री डालोगे, तो बैड डेट डेबिट साइड पर आ जाएगा P&L के। अब सवाल ये है, अकाउंट्स के अंदर तो बैड डेट माइनस हो गया, क्या इनकम टैक्स बैड डेट की डिडक्शन देते हैं? सवाल ये है। क्या लगता है आपको? नहीं। आंसर इज देता है। बैड डेट मतलब आपका पैसा डूब गया, और आप एक्चुअल में बताते हो कि कौन बंदा है जिसका पैसे डूब, आई मीन बी पैसे नहीं दे रहा, तो बैड डेट की डिडक्शन मिलती है आपको। तो सबसे पहले मैं बैड डेट को दो चीजों में बाइफरकेट करें मैं। एक होता है बैड डेट का प्रोविजन। याद है प्रोविजन कैसे बनता था? प्रोविजन के अंदर ना नाम नहीं होता था ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, प्रोविजन बेसिस हम खर्चे बनाते थे। और एक है बैड डेट। मेरे को आप बताइए, मैंने आपके साथ अभी तक कौन सी बात करी है? एक्चुअल की बात करी है मैंने, और वो क्या बोल रहे हैं? डिडक्शन इज अलाउड। तो बढ़िया, बस जब आप नेट प्रॉफिट से उठा रहे हो, जब आप नेट प्रॉफिट उठा रहे हो, तो बैड डेट तो माइनस हो रखा है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट भी तो दे रहा है डिडक्शन। तो बेसिकली डिडक्शन इज अलाउड। अभी आप सिर्फ यहीं तक देखिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रोविजन की। याद करिए, अकाउंट्स में हम लोग बैड डेट का प्रोविजन भी बनाते थे, है ना? और उसमें क्या होता था कि मेरा एस्टिमेट है कि इतना पैसा डूबेगा, तो आप बता सकते हैं क्या एंट्री डालता था मैं? P&L 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मान लो 100 रुपए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो प्रोविजन होता था ये मेरे P&L में दिखता था? यस, दिखता था, ठीक है। अभी ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, प्रोविजन क्या होता है कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर मुझे लग रहा है कि इतना परसेंट पैसा डूबेगा, तो अकाउंट्स तो उसकी डिडक्शन देता है, पर टैक्स
भाई साहब ये प्रोविजन जो होता है ये एस्टिमेटेड होता है, और एस्टिमेटेड बेसिस पे कब से आपको मिल गई? बिजनेसमैन तो सारा खर्चा ही प्रोविजन पे बना देगा, वो तो हर चीज का प्रोविजन बनाने स्टार्ट हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे हिसाब से इतना डूबेगा, हिसाब से क्या, जब एक्चुअल डूबेगा तब मिलेगी डिडक्शन। तो बेसिकली आप देखिए क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस इज नॉट अलाउड अंडर पीजी, बिकॉज दैट्स एस्टिमेट। और बिजनेसमैन क्या करेगा, जबरदस्ती का एस्टिमेट बनाने स्टार्ट कर देगा, ये खर्चा वो खर्चा, कुछ नहीं मिलने का यहाँ पे, समझ रहे हो? और एक्चुअल वाले की डिडक्शन मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बेसिक लेवल पे चल रहा है एकदम अभी। यानी कि अगर आपको पीएनएल दे रखा है और यहां पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 500 है, और मान लो आपके नेट प्रॉफिट 8,000 है, तो आप पीजीबीपी की वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे? कह सकता हूं, पीजीबीपी कंप्यूटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, बट क्या मैं इस प्रोविजन को जो अकाउंट्स ने डिडक्शन दी है प्रोविजन की, क्या मैं टैक्स में दूंगा? नहीं दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रोविजन को ऐड कर दूंगा 500 और मेरा पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपका सबसे पहले दिमाग में ये डाल दिए कि भैया प्रोविजन की डिडक्शन तो नहीं मिलेगी, प्रोविजन डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी चीज का। क्या हो गया, सुनना ही क्या करेंगे? फोटो क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ बैड डेट चल रहा है, इनको पूरी स्टोरेज खाली करनी है। देख लो सर बच्चे, आप बताओ यार। और इनके लिए कॉफी, एक कप कॉफी कम करवाते हैं। बात नहीं है, 10 रुपए का दूध, 10 रुपए की कॉफी, 20 रुपए, एंड आप इधर का हमसे बात नहीं होती। तो डेरा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। आप नहीं पी रहे? अच्छा, आप ही पियोगे? नहीं है सर, अपने पहले के 20 रुपए दे दो, उससे काउंट लेना। होगी स्टोरेज डिलीट हो गई आपकी, पहले वो कर लो आप पहले बता देते, मैं सब बच्चों को रोक देता अभी। क्या पढ़ा है मैंने, एक बार बताओगे आप? हाँ, प्रोविजन बाय टैक्स की डिडक्शन मिलती है? नहीं नहीं, मून, चांद पे जाके डिडक्शन पूछ रहा हूँ, टैक्स में ही टैक्स ही चल रहा है। एक बार भैया पूछने दो, मिलती है? प्रोविजन की मिलती है? नहीं, बैड डेट की मिलती है। बेटे आईटी प्रोफेशन में ही चली जाओगी, डेटा स्टोर ये सब करती रहोगी, टैक्स तो समझ नहीं आएगा। सीधी सी बात है, प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती, अगर माइनस हो रखी है तो एड बैक कर देंगे। अब मैं आ रहा हूं आपके पास एक्चुअल में। अब आप मुझे बताइए, एक्चुअल लॉस हो गया सर, क्या बैड डेट जो हो गए एक्चुअल लॉस होता है, क्या उसकी डिडक्शन मिलती है? जी हाँ मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। इफ, कंडीशन क्या है, डिडक्शन इज अलाउड इफ सच अमाउंट has already been considered as income during और बिफोर द रेलिवेंट। मतलब आप इस पैसे को जो आप कह रहे हो भाई मेरा पैसा डूब गया, आपने इसको इनकम दिखानी तो नहीं चाहिए, आपने उसको इनकम दिखानी रखी और पैसा डूबने की डिडक्शन हो गया, नहीं ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा ना। इसीलिए मैंने आपको एंट्री दिलवाई। आप मुझे बताइए, ये जो बंदा ए था, क्या इसने इसको इनकम दिखाया हुआ था? जी हाँ सर, ये देखिए इनकम। और ये जरूरी नहीं है इसी साल में इनकम, मैं कह रहा हूं 10 साल पहले की इनकम है और आज डूबी है। एक बंदे ने 10 साल से पैसा नहीं दिया, आज जाके मैं हार के बोल रहा हूँ भाई बैड डेट कर दे इसको, तो क्या डिडक्शन मिलेगी? मिल जाएगी, क्योंकि वो क्या लिख रहा है, ड्यूरिंग और बिफोर द रेलेवेंट। मतलब जिस भी पीरियड में बैड डेट हो रहा है उससे, चाहे उसी साल में इनकम दिखाओ उससे पहले मैं दिखाऊं। और दूसरी बात, एंड सच अमाउंट शेल बी रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो।
बेटे समझो, बिजनेसमैन जो है ना, वो कहता है अकाउंट्स में राइट ऑफ ना करके सिर्फ टैक्स में कर देता हूँ, डिडक्शन मिल जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो क्या करेगा, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं इनकम दिखानी चाहिए, हाँ इनकम दिखा दी, अकाउंट्स में तो कह रहे हैं नहीं 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 डूबा, और टैक्स में क्या बोल रहा है, डूब गया, और कह रहे डिडक्शन दे दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अकाउंट से भी राइट ऑफ कर उसको, तेरे इन्वेस्टर को भी पता लगे ना तेरा पैसा डूबा है। तो बेसिकली ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कहने का मतलब बैड डेट की डिडक्शन मिल जाएगी, पहली बात आपने उसको इनकम दिखा रखी, दूसरा बुक्स से भी राइट ऑफ करो उसको। अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहिए, पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? लिख लीजिए इसको। एंड मत भूलना बेटा कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या हुआ? कौन? सुशांत शेल बी रिटर्न ऑफ बुक। बीओए को बुआ तो नहीं सोच रहे ना? Such amount shall be written off in books of accounts also. मेरी बातों पे बताओ, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब मेरा आपसे सवाल है, यहां पे एकदम साथ में ही है, अगर आपका बिजनेस ये ऑफ लेंडिंग द अमाउंट, ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, भाई मैं सामान बेचता हूँ तो मैं सेल्स को ट्रीट करता हूँ, अब लेंडिंग जो बैंक है, मान लो बैंक ने आप सबको लोन दिया और आप सब लोग पैसा लेके भाग गए, क्या ये बैड डेट नहीं? मतलब टेक्निकली आई हैव गिवन यू एडवांस एंड नाउ आई एम अनएबल टू रिकवर इट, क्या मेरा नुकसान नहीं है? तो मैं इसको बैड डेट एक टाइम के लिए अगर बोलूं, पर कंडीशन क्या बोलती है, इसको इनकम, कैसे इनकम मान लो इस चीज को? मैंने अगर आपको एडवांस दिया 1 करोड़ का, क्या मैंने जो आपको एडवांस दिया 1 करोड़ का उसको मैं इनकम मानता हूँ? तो इसका मतलब क्या मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी? तो बेसिकली सरकार ने बोला इफ यू आर इन द मनी लेंडिंग बिजनेस, तो ये जो है सच अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड, ये आपके लिए नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, नहीं लगेगा। यानी कि बैंक्स को बैड डेट अगर राइट ऑफ करना है तो मैं बैंक को इनकम टैक्स ये नहीं बोलेगी क्या तूने इनकम दिखाई, अरे सर मैं उसको इनकम कैसे दिखाऊंगा सर, मैं तो लोन दिया है सर। लेकिन सेकंड कंडीशन लग रही है, लग रही है सच अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ इन, अगर वो बंदा ले पैसे लेके भागा है तो कर दे बैड डेट टू एसेट, बुक्स में तो करो। तो बेसिकली अब आप मुझे बताइए कि आपको ये ऑल टुगेदर समझ आया मैंने बॉक्स क्यों बनाया और क्या है? क्योंकि कंडीशंस तो दो है बच्चे, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इसके ऊपर नहीं लग रही, तो लेंडिंग वाले में फर्स्ट नहीं लग रही, सेकंड वाली तो, और अदर कैटेगरी में ये भी लग रही थी, और यहां तक क्लियर है? पहले अभी एक पॉइंट और बस फिर डन है। आपको पता है एक ना आईसीडीएस करके और लॉजिक है कुछ इनकम टैक्स के अंदर, इनकम कंप्यूटेशन, आईसीडीएस की फुल फॉर्म टॉप पे लिख लीजिए, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंट्स में एएस होते हैं ना, ऑडिट में एसएस होते हैं, ऐसे इनकम टैक्स के और आईसीडीएस निकले हुए हैं स्टैंडर्ड्स, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो इनकम टैक्स ना कई बार, मतलब ये दिस इज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ये हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन आईसीडीएस कभी कभी क्या होता है कि आईसीडीएस वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रहा हूं, ठीक है, कभी कभी कोई इनकम, आईसीडीएस तो कहते हैं कि इनकम है, पर अकाउंट्स क्या कहते हैं, यानी कि एज पर इनकम टैक्स तो मैं इनकम ले चुका हूं, और अकाउंट्स कहते हैं नहीं है। तो आप मुझे बताइए सेकंड कंडीशन कैसे लगेगी, राइट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आल्सो? कोई इवेंट हुआ, दैट इवेंट इज नॉट इनकम एज पर माय बुक्स,
बट इट इज इनकम एज पर आईसीडीएस। और अब वो पैसा डूब गया, अब वो पैसा डूब गया। तो यानी कि देखो, सबसे पहले क्या हुई, इधर इनकम हुई और इसके हिसाब से नहीं है। और उसके बाद में आपको क्या कह रहा हूं, अब ये पैसा क्या हो गया, बैड डेट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जो सेकंड कंडीशन है, अच्छा तो अब देखते हैं क्या मैं राइट ऑफ कर सकता हूं। सच अमाउंट शेल ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड एज इनकम। इनकम तो ले लिया मैंने आईसीडीएस के हिसाब से। सच अमाउंट शेल बी रिटर्न ऑफ, जो चीज मैंने तब अभी तक अकाउंट्स में इनकम नहीं ली, उसमें राइट ऑफ कैसे करूं? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं, हैवी हो गया अभी, हाँ। देखो, राइट ऑफ तो तब होता है ना जब कोई चीज इनकम हो। ठीक है, सो देयर कैन बी सिचुएशन जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो इनकम ही नहीं है, और आप कह सकते हो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम है वो। ठीक है, और अब वो पैसा डूब गया, तो अकाउंट्स में राइट ऑफ कैसे करूं जिस चीज को मैंने अभी तक इनकम ही नहीं मान रखा अभी। ठीक है, तो बेस आपको ना इतना ज्यादा ऐसे केस लॉ नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो गया क्या मुझे बैड डेट की डिडक्शन मिलेगी, आंसर इज मिल जाएगी। सेकेंड कंडीशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इट हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड एज असेसी ऑफ एज पर आईसीडीएस, इट विल बी डीम्ड दैट इट हैज बीन रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहने का मतलब है ये सेकेंड पॉइंट का एक्सेप्शन है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे मैं एक बार समराइज कर दूंगा, आप एक बार इसको लिख दीजिए। पर ये सेकेंड पॉइंट का एक्सेप्शन है कि नहीं नहीं आपको राइट ऑफ करना है। पर भाई अगर मैंने आज तक बुक्स में इनकम ही नहीं लिया तो मैं उसको राइट ऑफ कैसे करूंगा? तो सेकेंड कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी बच्चे, रिलैक्स्ड हो जाए। क्लियर है? थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार लिख लो, बट थ्योरेटिकल बात है, मतलब आपको उसको फ्रेम करके समझाना आना चाहिए। बैड डेट क्लेम करने की कितनी कंडीशन है वैसे? दो। पहला कि वो ऑलरेडी इनकम होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या हो गई, मनी लेंडिंग बिजनेस, क्योंकि उनके लिए वो इनकम होती नहीं। और दूसरा क्या होता था, राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी एक्सेप्शन क्या हो गई, आईसीडीएस। समझ रहे हो? तो आईसीडीएस में क्योंकि अगर हो सकता है, पार्टी हो रही है ना बच्चों, पार्टी हो गई ना, मैंने जो कमेंट करा था हो गया ना, ये पार्टी तो है। संजय ले ले कॉफी वापस। कुछ नहीं देने वाली, टाइट हो। ओहो, मैम महक जी की तरफ कैमरा करो। मैम आपने बोला था पिछला भी दो गया उस टाइम में। थैंक यू सो मच। अब पार्टी, अब कॉफी के साथ। हाँ भाई, तू तेरा भी 20 रुपए। कह रहे कॉफी, कह रहे कॉफी का एक सिप नहीं पीने दिया इन्होंने। 20 आप बताओ। ऐसा लग रहा है वो मेरी ना सेंटर वेस्ट की दुकान है, बच्चे आके दे रहे ने। और सौरभ ने तो वाकई ऐसे डाला जैसे ऐसे था। खेल लो सर। कितने हो गए होंगे, 600 अप्रॉक्स हो गए होंगे। 520 थे ना, 570। आज 50 आ गए ना, 570। पर यार एक बात है, रूटीन सेट होता जा रहा है। मतलब आज मैं भी जल्दी निकल गया था, आज ऐसे भागा दौड़ी नहीं करी। ये 4 दिन करोगे तो मैं लगेगा क्या ही करना, थोड़ा और जल्दी निकलो। हाँ, मैं मतलब आज आराम से आया हूँ, मैं 9:30 निकल गया था ना, तो आराम से आया। और मुझे लगा था कि आप गाड़ी चला रहे हो, वापस भी करो। नहीं नहीं, मेरे को लगा तुमने गलती से कर दिया। मैंने उठा लिया था, वो घर से जब बाहर निकलते हैं ना नेटवर्क चेंज होता है, फोन कट जाता है। मैं तब गाड़ी में जस्ट बैठा था उसमें। घर से निकलना था, मैंने गलती से 9 बजे का अलार्म लगा दिया। ओहो, कोई बात नहीं, जो करा अच्छा ही करा। आप गलत भी करते हो, अच्छा ही होता है वो। आप वो अलार्म चेंज मत करना आप।
हाँ जी, ठीक है जी। तो बैड डेट का एक बार यहां तक लिखा बच्चों ने? एक बार मैं समराइज करा देता हूँ मैडम, बिल्कुल आपने पेनल्टी दी है आपको एक, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो बैड डेट्स क्या होता है बच्चे? बैड डेट ना दो तरीके का होता है, अकाउंट्स आपने करा होगा, एक होता है प्रोविजन, एक होता है एक्चुअल बैड डेट। प्रोविजन डिडक्शन नहीं मिलती, अकाउंट्स में आपको मिलती होगी, लेकिन टैक्स में कहता है प्रोविजन किसी भी चीज का नहीं मिलता। फिर बैड डेट की डिडक्शन मिलती है, हाँ जी मिलती है, बस दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि उसको आपने इनकम भी तो दिखाना चाहिए, मतलब बैड डेट क्या होता है, आपने सेल दिखाओगे तभी तो बैड डेट होगा। तो पहली कंडीशन क्या है? इट शुड हैव बीन शोन एज इनकम। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या हो गई, किस केस में दिखाने की जरूरत नहीं है? इफ यू आर इनटू द मनी लेंडिंग बिजनेस, मान लो मैंने सबको पैसे दे दिए, ठीक है, और अगर वो पैसा डूब गया, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर पाएगा मनी लेंडिंग वाला कि इनकम दिखानी चाहिए? नहीं होगा ना, बिकॉज दैट्स एन एडवांस। तो भी मैं फर्स्ट कंडीशन पे हूं कि इट शुड हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम। और सेकंड क्या है कि भाई अगर टैक्स में राइट ऑफ करने की बात कर रहे हो, डिडक्शन की बात कर रहे हो, तो अकाउंट्स में भी तो राइट ऑफ करो। सच अमाउंट शुड बी रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। मैं इसको ना एक इलेबोरेटेड वे में बस ऐसे लिख देता हूं। ऐसी सवाल है, सच अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड इनकम। मेरा आपसे सवाल है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं या इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं? ओह, एग्जैक्टली, मतलब ये कंफ्यूजन क्योंकि मैं नहीं लिखा। पर आपके हिसाब से इनकम टैक्स को किस चीज से मतलब होगा? इनकम टैक्स के हिसाब से। तो बेसिकली ये ना एज पर इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स तो तभी डिडक्शन देगा ना जब तुमने इनकम टैक्स में इनकम दिखाई हुई है। समझ रहे हो? लॉजिकली सोचो, मतलब एकदम टू द पॉइंट। इनकम टैक्स बोलेगा क्या ये जो तुम्हारा पैसा डूबा, क्या ये डूबा हुआ पैसा तुमने पहले कभी इनकम दिखाया था? हाँ दिखाया था, तो ठीक है, मिल सकती है डिडक्शन। और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम सिर्फ यहीं पे ही डिडक्शन लेने आए हो, झूठ बोल रहे हो? तो दूसरी कंडीशन क्या है? इट शुड हैव बीन रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ। क्योंकि ये ना हो कि कहीं इन्वेस्टर को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और यहाँ पे आके बैड डेट कर रहे हो। बताइए, क्लियर है? और इसकी एक्सेप्शन क्या हो गई थी सेकंड पॉइंट की? आईसीडीएस। क्योंकि आईसीडीएस में क्या होता है, इनकम टैक्स की कोई डिस्क्लोजर है, उसके हिसाब से इनकम पहले बुक कर ली और अब पैसा डूब गया, और अकाउंट से बुक करी अभी तक नहीं करी, तो मैं राइट ऑफ कैसे कर लूंगा उस चीज को, सेकंड कंडीशन को? तो एक्सेप्शन क्या हो गई मेरी? आईसीडीएस की। मुझे बताइए, क्लियर है? चलिए, नोट भी कर लिया बच्चों ने? मतलब सेकंड वाले में डिडक्शन तो मिल ही रही है। मिल जाएगी, सेकंड वाले में डिडक्शन मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्या बोलूं, रुद्रांश भी करता है मेरे साथ ऐसे। चीयर्स, ऐसे मतलब सर मेरे को तो मेरी कॉफी नहीं मिली। और नहीं मिली। आपके लिए तो आज नहीं नहीं यार, आज मैडम ने पुराने आउटस्टैंडिंग भी क्लियर करे। क्या करना है? क्या मैडम? संजय भैया को बोलते हैं मैडम को कॉफी। हेलो सर। हाँ उसने लिखा था मैसेज, कुशल सर को भी नाइट में किया था किसने? हम लोग ने इधर बोला था हमारे कौन है, हमें पता ही था 10 बजे की जा रहे हैं। अरे हमने बोला था ना कुशल सर को पोजीशन से बोल रहे थे। बता देते हैं आराम से निकलते हैं यार, कोई मुझे आटा पड़ेगा नहीं है, क्या जल्दी 6 बजे तक 6 बजे तक क्लास है, हम 6 बजे बीच से छूटते हैं, 1 घंटा जाने में 6 बजे तक। आज 5 क्लास।
बैक टू बैक क्या कह रहे हो? अच्छा, आइए। एक्सक्यूज मी सर। यार अभी ना मैं तो बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट चल रहा है फाउंडेशन वाले बच्चों का, और इंटर का तो खत्म हो गया, लेकिन 28 तारीख तक मैडम पूरा टाइम उन्हीं के पेपर चेक कर रही है। 40-50 हर दूसरे दिन बाद आ रहे हैं। तो जब वो 28 को खत्म हो जाएगा फिर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। एक्सक्यूज मी सर। मार्क्स वाले अभी वो चल 13 तारीख के वो जो है ना। हाँ जी बच्चे। सर एक ना चीज़ पूछनी थी मुझे, जैसे मैंने आपको जैसे बताया था, मेरा थोड़ा सा पीजीबीपी बच रहा था, पर अब मैंने पूरा कर लिया है कैचअप। तो उसमें ना बस एक चीज़ है, जैसे आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बता नहीं रहे थे कौन से सारे सेक्शंस क्लास में कर लिए हैं। हाँ तो जैसे क्लास 4 तक ना सारी मतलब नॉर्मल वाली हैं, बट क्लास 5 क्लास 6 ना जो वीडियोस हैं वो 5 मंथ्स बिफोर हैं। एंड उसमें ना डायरेक्टली 43A से स्टार्ट हो रही है डिसअलाउंसेस, मतलब डिसअलाउंस का कोई इंट्रो या 40B उसमें वीडियोस में है नहीं। मतलब क्या डाउट है इसमें? सर तो मेरे को एक तो ये पूछना था कि जो क्रोनोलॉजिकली जैसे क्लास 4 तक जो प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, फिर जो क्लास 5 क्लास 6 आपने जैसे भेजी थी वो 5 मंथ्स बिफोर वाली थी, उसमें तो वो कोई ठीक दिक्कत। है हाँ मतलब। हाँ सेम है, वो सेम है सेम। और सर दूसरी चीज़ ये पूछनी थी कि क्योंकि उसमें ना डिसअलाउंसेस का कोई इंट्रो टाइप्स कुछ भी या फिर 40B, मतलब ये दोनों चीज़ें नहीं थी अभी वीडियोस होगा में। उसमें, आज होगा वो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सर क्रोनोलॉजिकली पहले 43A ही है मतलब कोई दिक्कत करना। नहीं, आपको कोई भी सीक्वेंस में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है पीजी में। अच्छा तो फिर आज 40 भी हो मतलब वीडियो हाँ होगी। हाँ हाँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ हाँ सर। आपने कल दी, आप पूछ नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं आप सर को तो हाँ आप नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, हाँ मैं दूंगा पार्टी ऐसे, मैं दूंगा। नहीं नहीं, पर्सनल से दूंगा, आज दूंगा पार्टी। वो ऐसे क्यों बताऊं मैं बच्चों को पार्टी दूं। नहीं नहीं सर, टाइम पे भी तो आ रहे हैं, लाइफ में पंक्चुअलिटी सिखा रहा हूँ, आज जल्दी आ गए थे सारे। नहीं ठीक है, आइए। अच्छा लास्ट पॉइंट है बैड डेट का, आ जाओ जरा। और क्या है जी बैड डेट रिकवर्ड? बेटे आपने सीक्वेंस समझिएगा, आपने लाइफ में सेल दिखाया होगा, इनकम दिखाई, बहुत अच्छी बात है, पैसा डूब गया, राइट ऑफ करा, डिडक्शन मिल गई इनकम टैक्स में, फ्यूचर 4 साल बाद 5 साल बाद वो पैसा वापस मिल गया। अब आप मुझे बताइए क्या करूं इस बैड डेट, आप अपनी सोच से बता दो। बैड डेट रिकवर्ड इनकम है जी, फालतू डिडक्शन मिल गया आपको, तो क्या बोल रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। इंपॉर्टेंट बात, वेदर बिजनेस कंटिन्यूज और नॉट। सर धंधा बंद हो चुका है, एक बंदा आया कह रहा बिजनेस का आपका पैसा देना था, कोई दिक्कत नहीं, जब भी पैसा मिलेगा इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। कौन से हेड में होगी ये भी सुन लो, पीजीबीपी। कहिए क्लियर है बच्चे? एक बार इसको लिख लो, मैं चार्जर लेके आऊंगा एक सेकंड में। बैड डेट आपका पूरा का पूरा टाइम। हाँ जी। हाँ जी क्लियर है, बैड डेट सबको क्लियर है ना? अब बच्चे एक और है, सेक्शन 36 में ही है, हेडिंग लिखिएगा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मैं एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। पहले आप सीक्वेंस समझिएगा, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। देखो भैया, सपोज करो एक एम्प्लॉयर है,
और वो एम्प्लॉय को सैलरी देता है। ऑब्वियस बात है सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है। एंड लेट्स सपोज द टोटल सैलरी इज 60,000 पर मंथ। क्या लगता है आपको ये पूरा 60,000 एम्प्लॉय के अकाउंट में जाता है? ऑब्वियस इसका कुछ बाइफर्केशन होता है। और मैंने बाइफर्केशन क्या बनाया है कि भाई 40,000 अलग है, 10,000 एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और 10,000 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आप जरा पहले नॉर्मल हर चीज को ना एकदम प्रैक्टिकली सोचिए। एम्प्लॉयर की जेब से कितना निकल रहा है? 60 निकल रहा है भाई। वो कितनी डिडक्शन लेना चाहता होगा? 60। यार तुम मेरे से पीएफ में डलवा लो, तुम मेरे से यहाँ डल, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, तुम्हारी पैसे बच रहे हैं। ये तो सरकार ने रूल बना रखे हैं ना। सरकार कहती है 2 अकाउंट खोलो, पीएफ के पैसे डालो, डाल दूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए एम्प्लॉयर डिडक्शन क्लेम कितने की करना चाहता होगा? 60,000। तो एम्प्लॉयर ऑब्वियसली अकाउंटिंग करता होगा, तो वो पीएनएल में कितने की खर्चा दिखाता होगा? 60। अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। और ना अकाउंट्स में ना आपको अगर मैं बोलूं, ठीक है, इसकी एंट्री बहुत गहरा जा सकता हूं मैं। सैलरी डेबिट कर सकता हूं मैं 40,000, 40,000। देन एम्प्लॉयर पीएफ एक्सपेंस 10,000, एम्प्लॉय पीएफ एक्सपेंस 10,000 टू आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय का भी आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग टू पीएफ आउटस्टैंडिंग करके। तो 60,000 को मैं बाइफरकेटेड एक्सपेंस डालता हूं। वैसे आप रियल सेंस में कभी कंपनी में जाओगे ना, खर्चा ऐसे सैलरी टू आउटस्टैंडिंग नहीं होता, सैलरी के भी कंपोनेंट बने होते हैं। समझ रहे हो? पर अभी के लिए मैं इसको अलग ऐसे दिखा देता हूं। आपने बेसिक खर्चा कितने का डाला, देन आपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10,000 एंड देन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10। यहां तक क्लियर है? अब आप मेरी बात समझिएगा। ये भैया, ये इधर देखना, टेक्निकल जाएगा। 4 5 6 टोटल 6 का किया ना, उसका 6 लाख भरेगा। अच्छा चल ठीक है, ठीक है तो पूरे साल की बात कर लेते हैं चल। ठीक है ना? हाँ 4 लाख ना ना, ईयरली बेसिस पे बात कर लेते हैं ना। 4 लाख, 1 लाख और पूरे साल का हो गया। वो महीने का तो कटता रहता हो, पूरे साल का डाल दिया मैंने इसको। मेरा किस चीज पे ये सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं? किसके कंट्रीब्यूशन पे? एम्प्लॉय। पर मैं एम्प्लॉयर की बात कर लूंगा, 36 में है एम्प्लॉयर भी, मैं यहीं पे बात कर लूंगा। पहले एम्प्लॉयर की बात कर लो, आ जाओ। कितने की डिडक्शन ले लिया आपने? जब आप पीजीबीपी बनाते हैं तो आप कहां से स्टार्ट करते हैं? क्या इस नेट प्रॉफिट में एम्प्लॉयर का माइनस हो रखा है? अब याद करो, मैंने आपको एम्प्लॉयर करवाया है। याद करिए, कहीं तो पढ़ा है आपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट। हाँ 43B भाई, डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट कर दो मेरे टाइम में। एम्प्लॉयर कौन, कोई नई बात नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन याद है आपको 43B में? ठीक है, तो उसमें कोई नई बात नहीं। खर्चा कितने का रिकॉर्ड करा, पे कर दो। कब तक पे करना है? रिटर्न डेट तक। कर दिया तो सही, नहीं करा तो एड बैक। तो बेसिकली इफ आई एज्यूम दैट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना पे करा बच्चे? 60,000। एंड लेट अस मेक इट मोर स्पेसिफिक टिल ROI। एंड लेट अस मेक इट मोर स्पेसिफिक। कौन सा साल है ये? 23-24 का खर्चा एम्प्लॉयर का कितना? 1 लाख। और आपने पे करा, तो मैं डेट कौन सी पकड़ूंगा? 31। 7 ले लीजिए, कंपनी होती तो अक्टूबर हो जाता, 7 ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 31/7/24 तक आपने कितना पे करा? 60,000। विल यू गेट द एंटायर डिडक्शन? आप पहले एड बैक कर दीजिए पूरा का पूरा और माइनस कर दीजिए 60,000। ठीक है, तो बेसिकली आप एड बैक कर देंगे पूरा का पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1 लाख माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो पे करा आपने 60,000। सो टेक्निकली अगर आप सोचो, जो ड्यू था मैंने एड बैक कर दिया और जो पे करा मैंने माइनस कर दिया।
बिल्कुल भाई, कंपनी की बुक में बन रहा है, फर्म की बुक में बन रहा है, सोल प्रोपराइटर की बुक में बन रहा है। समझ आ रहा है आपको? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज स्लाइटली डिफरेंट। एम्प्लॉयर क्लियर है? तो आप ठीक है, ठीक है, बस 43 भी लिखना मत भूलना बच्चे। ड्यू बेसिस ना, बेसिक है 4 लाख की सैलरी में पे करूं ना करूं, डिडक्शन तो मिलती है मुझे। एम्प्लॉय पे बात करूंगा मैं, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी मैंने अभी। मैंने सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी कि वो खर्चा पीएनएल में है, पे कर दोगे तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो एडबैक, नहीं पे करा तो एडबैक हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में वो कह रहा है कि अच्छा ये है तुम्हारा पीएनएल। अरे हाँ सर। तो वो कह रहा है कि हम कुछ स्टेप्स बोलेंगे वो करने हैं आपको। वो कह रहा है कि पहले इसको दिखा दो इनकम, यानी कि आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, आप इसको क्या दिखा देंगे, इनकम। और उसके बाद यही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाएगी इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव पीएफ लॉ। भाई साहब ये 43B में नहीं आ रहा, पहली बात तो कंफ्यूज मत करिए पहले तो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज इन 43B, नो। पर आप ज्यादा मत जाइए ड्यू डेट पे, अभी आप वो छोड़िए, उससे ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, पहले क्या मानो इसको, और फिर क्या करो, और अगर पे कर दिया तो मान लो मैं टाइम भी कर रहा हूं तो डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि पहले मैं 1 लाख इनकम मान लूं, फिर 1 लाख डिडक्शन दे दूं, तो मैं तो मिला ही नहीं डिडक्शन। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूं पहले आपने इनकम मान लिया, तो खर्चा मान लिया, हाँ तो कुछ फायदा हुआ, फायदा हुआ, फायदा हुआ। यही है ना पोजीशन। ये क्या बोल रहा है कि पहले क्या मान लो, फिर अगर मान लो तुमने पे कर दिया, फिर क्या मान लो, डिडक्शन। 1 लाख तो पहले से माइनस हो रखा है ना, अकाउंट्स में तो पहले से माइनस है, तो डिडक्शन मिल तो गई। बेटे कोई नहीं समझाएगा ऐसे, याद करके दिखा दिया जाता है बस। इनकम मान लो, डिडक्शन दे दो। क्या सबसे पहले माइनस नहीं हो गया, तो नेट प्रॉफिट कम ही आ रहा था, फिर ऐड करा, फिर लेस करा, तो एक बार माइनस तो हो चुका है ना। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? अल्टीमेटली इफ यू पे यू गेट द डिडक्शन, सेम ही है। लेकिन आपको मतलब इसी तरीके से पैटर्न तो फॉलो करना पड़ता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा तो उसको एड बैक कर, चाहे वो माइनस हो रखा है, ऑब्वियसली माइनस हो रखा है, तो पहले ऐड करेगा, और उसके बाद अगर तूने पे कर दिया तो माइनस करेगा। अब सवाल ये है, सर जी हम पे करेंगे, अगर हमने लेट कर दिया तो कभी नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन फिर इस अमाउंट की। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे सरकार स्ट्रिक्ट है। एक बात बताओ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, उसके बारे में सोचो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है उस अकाउंट में डालने की, और मैं वहां नहीं डाल रहा, मतलब मैं तुम्हारा पैसा मार लिया मैंने। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज ब्रॉडली क्या बोला जाता है, मैं तेरे बिहाफ पे कर रहा हूं, मैं फेवर कर रहा हूं तेरे को। पर एम्प्लॉय क्या होता है, तेरी सैलरी का हिस्सा काट के उधर जमा कराना, और आप वो जमा नहीं कराओगे। तो बेसिकली इसमें ये है, इसकी डिडक्शन मिलेगी इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, रिटर्न की नहीं, रिस्पेक्टिव पीएफ। और ये मंथली जाती है अप्रोक्सीमेटली 19 या 20 तारीख को। मान के चलो अभी क्या चल रहा है, अभी अभी जो मंथ खत्म हुआ है नवंबर, और मान लो उस नवंबर के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर 1 करोड़ है, और अगर उसकी ड्यू डेट 20 दिसंबर थी पीएफ लॉ के हिसाब से, और मैंने मिस कर दी, मुझे वो डिडक्शन नहीं मिलेगी भाई। अगर आपने ड्यू डेट लेट कर दी, आपको डिडक्शन मिलेगी नहीं, सर अब हम पे कर रहे हैं, नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन। ये एम्प्लॉयर की तरह नहीं है कि एडबैक हो गया जब पे करोगे मिल जाएगी, मिलेगी ही नहीं आपको डिडक्शन। If employee contribution is paid after the due date, deduction will not be, not there. समझ आया? एग्जैक्टली। मैंने कंपनी ज्वाइन करती हूँ, कंपनी एकदम यही करती थी। आप सारे मान लो नौकरी कर रहे हो,
मैं आपका पीएफ तो काट रहा हूँ, तुम्हारी 1 लाख सैलरी है, 80,000 दे रहा हूँ, पीएफ कितना काट रहा हूँ? 20,000। तुमको लग रहा है कि तुम्हारा पैसा जुड़ रहा है, तुम 5 साल से नौकरी कर रहे हो, तुमने अपना पीएफ का अकाउंट भी खोला हुआ मैंने, और फॉर्मेलिटी करी हुई, पर तुम जब पीएफ का अकाउंट की डिटेल देख रहे हो तो उसे बैलेंस दिख रहा है नील। क्या तुम भागे भागे कंपनी के पास में हो वगैरह, जब तू जाएगा ना मुझे चेक पीएफ के थ्रू नहीं दे रहा, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पैसे को रिटेन करके प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, एप्रिसिएशन हो रही है, रादर देन मैं वहां पे अपने पैसे को ब्लॉक करूँ। बिजनेसमैन का क्या सोचना है, इट इज ब्लॉकेज, बट ये बिल्कुल इलीगल है भाई, बहुत बड़ा गलत चीज है। ठीक है, हाँ स्कैम है भाई, ये बहुत बड़ा, क्योंकि भाई कंपनी में पावर है, तुम क्या ही कर लोगे, नौकरी छोड़ रहे हो, गलत टर्म्स पे नौकरी छोड़ोगे तो तुम अब परेशान नहीं कर दूंगा मैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये सही चीज नहीं है, बट ऐसा प्राइवेट कंपनीज कर देती, समझ रहे हो? तो एनीवेज ये आपका सारा का सारा क्या हो गया बच्चे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, हो गया? ओके, ठीक है, डन है हमारा 36 वाला। अब आ जाइए 48(2) पे, हेडिंग डाल दीजिएगा सेक्शन 48(2). सर एक बार दिखाना प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक। एक बात बताओ, एक ज्वेलरी शॉप है, और ज्वेलरी शॉप वाले ने ना अपनी शॉप के आगे लायन रखा हुआ है, रियल का, रियल लायन। उनसे अगर कोई चोरी करने आएगा ना, तो ये ट्रेंड लायन है, ये चोरी करने आएगा, ये लायन उसको गायब ही कर देगा। एंड इट इज अ फैसिनेशन फॉर कस्टमर। तुम सोचो कालका जी की इस रोड पे एक ज्वेलरी शॉप पे बाहर शेर हो जो बंद है, लेकिन जैसे ही चोरी होगी ओनर सिर्फ एक बटन दबाएगा, वो खुल जाएगा। हाँ, और वो क्या, ये चीज आप जाओगे नहीं जाओगे उस शॉप पे, सो कह रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी भी है, मैं कुछ ऐसे तरीके, खर्चा तो करना है मुझे, सिक्योरिटी तो देनी है, पर मैं ऐसी सिक्योरिटी दूंगा कि जो पहली बार होगी, और जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, नाम हो जाएगा। आप सोचो अगर ऐसा हो, क्या आप उसकी फोटो डाल के रील बना सकते, नहीं बना सकते, और वो सर्कुलेट हो जाएगी, दैट गिव्स द प्रेजेंस टू द दैट ज्वेलरी शॉप। अगर यही आइडिया हम यहां लगा दें, एडीयू जंक्शन में लेट आने पे शेर खोल दिया जाता है, फिर एक भी बच्चा लेट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो और दुष्यंत सर लेट आ जाए, तो क्या दरवाजा खुलना चाहिए? हाँ, ये मैं नेक्स्ट बोलने वाला था। ठीक है, तो क्या ये बिजनेस, ये वो खर्चा कर रहा है उसके ऊपर, लाइन खरीदा, लाइन की मेंटेनेंस, लाइन के खाने का खर्चा, ठीक है, कितना तो नॉनवेज खा जाएगा वो, ठीक है। आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं मेरा बिजनेस का खर्चा, इज इट अलाउड? इट कैन बी डेफिनेटली अलाउड। बिजनेस के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते, इफ यू गिव अ लॉजिक, मतलब इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक, बट इफ इट हिट्स तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं रिलेट करना चाहिए। ठीक है, कोई लोग, जैसे मैं जिस कंपनी में था, प्राइवेट कंपनी थी, तो उनके जो ओनर्स थे ना, वो ईरान से आते थे। ईरान में ना पावर का स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा था, ईरान से था या इराक से था, आई एम नॉट श्योर, ईरान था। ठीक है, जो आज तक मटेरियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मीटिंग्स बहुत हुई, पर कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाया, कि अभी और अप्रूवल्स या सरकार चेंज हो रही है, बड़े लेवल पे बात होती है। तो वो जो ओनर्स आते थे ना, तो उनको 5 स्टार होटल नहीं, 7 स्टार होटल में रुकवाया जाता था, जिसका एक दिन का किराया 1.5-2 लाख रुपए होता। क्या ऐसे हैं होटल्स? मैक्स का भी है, मैक्स हॉस्पिटल है,
उनका नाम भूल गया मैं, देहरादून में एक ऐसा होटल है जहाँ पे मतलब एक वेलनेस रिट्रीट बोला जाता है उसको। वहां पे आपको सारे वही लोग आएंगे जो पैसा कमा चुके हैं और अब मतलब सोच रहे हैं कि एक ऐसी जगह मिल जाए एकदम पीसफुल, 10 दिन बिता रहे हैं। सो दे स्पेंड 30 lakhs ऑल्सो 10 days। तो हमारी जो कंपनी है उसने उनको वहां रुकवाया। हालांकि 5 स्टार होटल का कमरा 20-30 हजार का भी अच्छा होता है। 20-30 हजार में बोल रहा हूँ, अगर आप वेस्टर्न, अगर कोई बच्चा वेस्टर्न है, ग्रैंड भारत है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे होटल, ठीक है। लेकिन उसने कितना खर्चा किया, 1.5 लाख। तो क्या इनकम टैक्स बोल देगा नहीं अनरीजनेबल है? नहीं बोले, नहीं बोले। क्या इनकम टैक्स का पावर है? पावर तो है। और अब मैं सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, वो ये है कि अब पहले मैं समराइज कर दूं। आप अगर बिजनेस के नाम से खर्चा करते हैं, अलाउड। बट इफ द एओ फील्स दैट इट इज अनरीजनेबल, having regard to the legitimate need of the business, having regard to the market price in the of the that product in the, भाई कोई रेनॉल्ड्स का पेन 100 रुपए का, मान लो 10 का मिल रहा है, तुम 500 का खरीद रहे हो, तो लॉजिक तो लगाएगा ना। तो बेसिकली आप जस्ट सोचोगे आप फर्जी बिल बना दोगे और एक्चुअल में उसका मार्केट प्राइस वो है ही नहीं, और आप ओवर स्टेट करके खर्चे दिखा रहे हो। जैसे आप लोग पार्टी वाला एग्जांपल दे रहे हो। एग्जैक्टली exactly। और ऐसा लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक चैप्टर करोगे, मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस है भाई, मैं 5 करोड़ की इनकम भी दिखा दूं ना तो भी मैं लॉस में ही रहने वाला हूं। तो मेरे को एक ऐसा बंदा मिला जो करोड़ों में कमा रहा है। मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं तुझे 5 करोड़ की बिलिंग दिखा देता हूं, पैसे मत दे मुझे, मैं अपनी इनकम दिखाऊंगा। पर मैं तो अभी भी लॉस में ही हूं, तो टैक्स तो जीरो। पर तेरे को क्या मिल जाएगी डिडक्शन, कि मैं तेरे को ऑडिट करी 5 करोड़ की खर्चा, उसको 5 करोड़ में 30%, 1.5 करोड़ का फायदा मिल जाएगा उसको। मेरी इनकम दिखेगी, उसको खर्चा मिल जाएगा, और मैं तो पहली लॉस में हूं। और आगे बोल दूं आपको, लॉस के भी फायदे होते हैं, पर वो मैं अभी बोल नहीं सकता, सेट ऑफ चैप्टर करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ऐसे लोग बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं जिससे टैक्स बचाते हैं। बताइए, क्लियर है? तो आइए अब हम एक बार देखते हैं 48, छोटा सा सेक्शन है। अगर एक असेसी ने इनकर करा है एक्सपेंस, द इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपेंस। आई एम नॉट सेइंग आपने अपनी इनकम को कम दिखाया, देन 48 में 48 नहीं हो, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। एक बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, खर्चे ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहता है और रेवेन्यू को कम से कम। आप रेवेन्यू कम दिखा रहे हो ना, 48 आपके लिए नहीं है। मैं आपसे किस चीज की बात कर रहा हूं, खर्चे की। अगर आपने कोई इनकर करा एक्सपेंस एंड नॉट इट इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, नहीं तो बेटे एओ आपको तंग कर देगा। देखो स्पेसिफाइड का मतलब क्या है, आप अभी लेके चलिए रिलेटिव। आपने अपने भाई की कंपनी से सामान उठा लिया महंगा, आपने अपनी वाइफ को जॉब पे लगा दिया करोड़ की सैलरी पे, आपने अपने भाई को जॉब पे लगा दिया, एक्चुअल में है ही नहीं, वो उतनी वर्थ ही नहीं है। तो बेसिकली 48 का स्कोप समझिए, आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, एंड दिस स्पेसिफाइड इज रिलेटेड। क्या एओ, अब आप मुझे बताइए, मैंने लाइन खरीदा एक नॉन स्पेसिफाइड बंदे से, मैं खर्चा कर रहा हूं नॉन स्पेसिफाइड बंदे से, सामान वामान खरीदो, क्या एओ 48 लगा सकता है? 48 तभी लगेगा जब आप खर्चा करोगे और खर्च ट्रांजैक्शन में कौन है आपका दूसरी साइड पे रिलेटेड। काटा नहीं है वो, अभी कटा लेंगे। तो काटा लिखना है ना, मतलब हाँ रिलेटेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। तो आपको कीवर्ड्स क्या है, देयर शुड बी एन एक्सपेंस एंड इट इज इन रिलेशन टू दैट स्पेसिफाइड पर्सन और रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन की लिस्ट एक दी हुई है अच्छी खासी, पर वो मुद्दे की बात नहीं। और अगर उसने इनकर एक्सपेंस करा, कुछ खर्चा करा, एंड सच एक्सपेंसेस अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंस और लेजिटिमेट नीड ऑफ द बिजनेस, तो क्या होगा, एओ के पास पावर है भाई साहब। And such unreasonable expense will be disallowed under 48 by the AO। एग्जाम्पल देता हूं, असेसी ने इनकर करा कोई खर्चा 5 करोड़ का, बिल विल सारे बन गए, मान लो वो सब्सिडरी कंपनी है, उसने बिलिंग दे दी मेरे को, तो 5 करोड़ का खर्चा करा, तो इनकर हो गया खर्चा कितने का, 5 करोड़ का।
और ये अनरीजनेबल लग रहा है, 2 करोड़ इज कंसिडर्ड एज अनरीजनेबल। 2 करोड़ क्या लग रहा है बच्चे? अनरीजन। तो एओ कितना डिसअलाउ कर देगा? इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पीएनएल में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है जज करने का, वो सिर्फ ये देखता है इन्होंने होल्डिंग सब्सिडरी के साथ क्या क्या खर्चे करे, और अपने आप ही लिख देता है अनरीजनेबल है, चलो जाओ कोर्ट जाओ तुम्हें। आप समझ रहे हो? उनके ऊपर भी बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं ना कोर्ट में केस पे केस है, इतना टाइम नहीं होता। वो तो बस 4-5 पॉइंट दिखते हैं, होल्डिंग के साथ कोई खर्चा हो जाए, डायरेक्टर की कंपनी में कुछ हो गया, ये ऐसे रिलेटेड पार्टी में हो गया, और बोल देंगे ये पीएनएल, बोलेगा बिल लाओ, बिल चाहे जेन्युइन भी हो, बिल मंगवाएगा, और फिर लिख देगा आई थिंक दिस इज अनरीजनेबल, मैं डिसअलाउ करता हूँ, इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, उसका टैक्स बढ़ जाएगा, डिमांड ऑर्डर निकाल देगा, दे दो टैक्स। दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स। इतना ज्यादा नहीं घुसते वो, 4-5 पॉइंट पकड़ते, डिमांड निकालते, बोलो जाओ कोर्ट में जाओ आगे, हमारा काम है। करते ही करते हो, 100% केसेस गोज इन। ये तब है जब तू पैसे खिलाए, तू पैसे भी दे रहा उसको, समझ रहे? ऐसा नहीं है अगर तू पैसे देगा वो परेशान कर देगा बुला बुला के, ये खर्चा है, ये बिल लेकर आओ, वो कराओ, ये प्रोविजन लगाएगा, ये आप बोलोगे सर आप सोल्यूशन बताओ सर, मैं तो यही करता रहा हूँ। हाँ क्या बोला मैडम ने? मिठाई के डब्बे से कहाँ होता हूँ? सर तो ज्यादा अगर ज्यादा अनरीजनेबल क्लेम करने के लिए उसको दो चीजें प्रूव करनी है कि या तो एफएमवी के हिसाब से अनरीजनेबल है, या फिर ये बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। नहीं नहीं, लेजिटिमेट नीड मतलब आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ का कुछ नहीं है, और दो कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरली एक सेंटेंस फॉर्म में देखिए, इफ एन असेसी इनकर एनी एक्सपेंस एंड इफ सच एक्सपेंसेस अनरीजनेबल having regard to the fair market value or the legitimate need of the business, AO has the power to disallow such expense। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये हो गया जी आपका 40A2। इसमें तुम्हें याद है हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करी थी, उसमें लिखा था दिवाली एक्सपेंस इंक्लूड्स 1000 पेड टू रिलेटिव, तो वो जो 1000 है रिलेटिव में 40A2 लग जाएगा और वो ऐड कर। और अब ये भी कह सकते हैं कि सर पर्सनल एक्सपेंस भी है, अब वो भी कह सकते हैं, वो भी बोल सकते हो, खर्चा माइनस हो रहा तो एड नहीं करेगा क्या? तो सर सलाह हो जब असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि नीड अनरीजनेबल है तो ऐड बैक करो। अब यार अब पूरी लाइन थोड़ा ना लिखी हुई पेपर में, पेपर में लिख दिया ना रिलेटिव है तो तू लगाओ उस सेक्शन को। मान के चलो कि अनरीजनेबल है, हाँ तो सर ये समझ लीजिए कि अनरीजनेबल एक्सपेंसिव है। चल वो इलैबोरेटेड देख लेंगे, वो अभी मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा तेरे को, ठीक है? अब तू उसको दो लेवल लगा ले चल। आप मतलब मैं और अनदर एंगल से सोच रहा हूँ, हो सकता है बोलो सर वो पर्सनल है तो कर दिया, तो पर्सनल भी बोल दीजिए, लेकिन अगर वो उसके आगे से लाइन लिख देता ठीक है, तो पेपर में वो 40A2 में डिसअलाउ कर सकता था, एज्यूमिंग इट इज अनरीजनेबल। 100 रुपए का मिठाई का डब्बा आता है, 1000 का क्यों दे दिया, ठीक है? तो 40A2 लगने को लग सकता है। और सर जस्टिफाइड, अगर वो जस्टिफाइड है तो अलाउड है। मान ले एडू जंक्शन के अंदर, मान ले अगर जागृति मैम जॉब करती है, ठीक है, एंड जितना उनका वर्थ है वही उनको सैलरी मिल रही है, तो क्या एओ को इससे कोई दिक्कत है? सो ही विल कंसिडर व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, और अगर मैं उसके हिसाब से पैसा दे रहा हूँ, एडू जंक्शन दे रहा है, इट्स अलाउड। मैं अपने रिलेटिव से कोई चीज परचेज करता हूँ, 10 रुपए की चीज है मार्केट में, 10 में परचेज कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं 10 की चीज अगर 800 की परचेज करूंगा तो दिक्कत है ना भाई, जो भी अनरीजनेबल है वो एड कर। एग्जैक्टली, हाँ लाइन में दिख जाएगी। ठीक है जी। आइए अब मैं आपके साथ एक पार्टनरशिप वाला पहले करें। पार्टनरशिप वाला और टीडीएस वाला ना दो मेन बड़े हैं बस, फिर तो मिसलेनियस सा चलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी बेटे पार्टनरशिप में, और ये बहुत बार आता है ये केस स्टडीज में, पेपर में, एंड जितना आपका ये डेटा है ना, इसके बाद भी केस स्टडी देखते हैं ना तो लगता है भाई क्या कर दिया मतलब इन्होंने, ठीक है? तो वो देखेंगे केस स्टडीज भी, लेकिन पहले अपना डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आंसर इसी के अंदर ही होगा। ठीक है जी, आइए हेडिंग डाल लीजिएगा सेक्शन 40B। नहीं करोगे? हाँ
सारे हाँ, इनकम टैक्स में कम अमेंडमेंट आती है, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बहुत थोड़ी सी अमेंडमेंट, जीएसटी में बहुत अमेंडमेंट। हाँ मैडम अच्छी बात है, कॉम्प्लिकेटेड है तो आप लोग का स्कोप है लाइफ। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनती है, और अमेंडमेंट बहुत छोटी सी चीज होती है। ठीक है, आइए हेडिंग लिखिएगा सेक्शन 40B। और अब मैं पहले आपके साथ ना फर्म के एंगल से बात करना चाहता हूं, और आपको तभी समझ आएगा जब आप 40B के बाद ना यहाँ पे जरा कुछ लिखिए जरा। जो पार्टनरशिप फर्म होता है, हाँ ये लिखना है। क्या मैं कह सकता हूं ये बिजनेस करता है और फिर बचा हुआ पैसा किसको दे देता है? पार्टनर। सर मतलब थोड़ा इलेबोरेटेड बात करते हैं जी। पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले बनाता है जी पीएनएल। क्यों पीएनएल बनाता है ना? पीएनएल के अंदर जो भी चीज बेच रहा है, सेल करी 5,000 की। और अब मैं आउटसाइडर्स की सबकी बात कर ली मैंने, कॉस्ट की। आउटसाइडर बोले तो मैं पार्टनर को नहीं दे रहा हूं, एम्प्लॉइज की सैलरी, रेंट, मटेरियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, व्हाटएवर कॉस्ट लग गई 2,000 की। क्या आप मुझे बता सकते हैं नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 3,000। ये नेट प्रॉफिट आ गया। फिर आप क्या करते थे अकाउंट्स में, याद करो पीएनएल बनने के बाद? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कि भाई कितने रुपए बच गए भाई? 3,000। और यहां से स्टार्ट होता था बाय नेट प्रॉफिट 3,000। और हम लोग पार्टनर को सैलरी देते थे, आईओसी देते थे, यही होता था ना? तो आइए जरा पार्टनर को सैलरी देते हैं। मान लो टू सैलरी ए और बी, 700 की दोनों को सैलरी चली गई। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 चला गया। और क्या बच गया बेटे? प्रॉफिट का हिस्सा कितने रुपए? हाँ, और दोनों का 1:1 है तो टू प्रॉफिट्स 1:1 ए और बी। ऐसा ही होता था ना? मेरा आपसे सवाल है, इस पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन ऑफ इस पार्टनरशिप फर्म को, उड़ गया सारा का सारा, आपने लिख लिया था? लिख लिया था ना? इस पार्टनरशिप फर्म को तो ऐसे बना हुआ था क्या? सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आप बना दोगे क्या एक और बार? मैडम फोटो भिजवा देता हूं मैं। ठीक ठीक है, है। फोटो भेज देना बच्चे ग्रुप पे। क्या डिडक्शन ऑफ सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी का खर्चा कितने का था टोटल? और आईओसी था आई थिंक। क्या डिडक्शन मिलेगी इस पार्टनरशिप फर्म को? अब आप बोलोगे सर आप ये क्या ही पूछ रहे हो बेटे, एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप सेपरेट पर्सन नहीं है? क्या पार्टनरशिप की आप पीजीबीपी इनकम नहीं निकालेंगे? तो जब आप पीजीबीपी इनकम निकालेंगे तो मान लो इसका जो नेट प्रॉफिट है, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? ऊपर वाला, वो जो पीएनएल का नेट प्रॉफिट है ना, कितना आया था? 3,000। तो कह रहा भाई मैंने यार पार्टनर को भी तो दिया है, तो मुझे देखो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस कर दिया ना मैंने। वो कह रहा मैंने पार्टनर को सैलरी दी, मैंने आईओसी दिया, तो फर्म कह रहा है वो डिडक्शन दिलाओ ना। क्या मिलेगी डिडक्शन? सवाल ये है फर्म को
मैं भी पार्टनर के पास नहीं गया, मान लो एडू जंक्शन है, ये हमें सैलरी दे, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी महीने प्रॉफिट ज्यादा, घटे ज्यादा जा रहे हैं, किसी महीने को एकदम कम, समझ रहे हो? तो भाई एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे फर्म ही रिटेन करे पैसे को, मैं कह रहा हूँ, भाई एक यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए। ज्यादा आपको लग रहा है बहुत आ रहा है, खर्चा कर दो, अगले महीने गायब पैसे। आप सोच के देखिए ना, बिल्कुल है एक बार। तो क्या फर्म को जो सैलरी दे रहा है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, क्या लगता है आपको? आंसर इज कितने रुपए की? 1400। और तो पीजीबीपी इनकम क्या हो गई? और अब मैं टैक्स रेट क्या लगा दूंगा इसके ऊपर फिर? 30%। और कितना आ जाएगा टैक्स? मैंने कहा ये टैक्स बचाने की टेक्निक, सैलरी बढ़ाना। अगर मैं 1400 और इसको बढ़ा के 3000 तक कर दूं टोटल, तो फर्म का टैक्स तो जीरो कर दूंगा। अरे रुको, सो जाओ एक बार, रुक जाओ एक बार, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सरकार एक सेक्शन लेकर आ गई कि ये अमाउंट हम बताएंगे, इट इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स अंडर सेक्शन 40, जो हम पढ़ना है। आप अपनी मर्जी से सैलरी का कुछ भी अमाउंट नहीं दे सकते। ये आईओसी दिए जा रहे हो, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, करोड़ों की सैलरी दे रहे हो आईओसी, सरकार बताएगी, अगर उससे ऊपर हुआ डिसअलाउ कर दूंगा मैं। बट लेट्स सपोज राइट नाउ इट इज विद इन द लिमिट्स, लेट्स सपोज इट इज विद इन द लिमिट्स, तो यही कहानी है ना। पर आप ये भी तो सोचिए कि ये पैसा मिला किसको? पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या मिला पार्टनर ए को? 700। देखो दोनों बंदे अलग है तो रिटर्न तो अलग जाएगी ना। भाई देखो, एडू जंक्शन एक फर्म है, और मेरी रिटर्न अलग होती है, दुष्यंत सर की अलग होती है, और फर्म की अलग होती है, 3 रिटर्न जाती है भाई। तो सैलरी कितनी, मैं कितनी दिखाऊंगा? ए कितना? 700। बी कितना? और आईओसी? ना, एक मिनट, पहले इसी की बात करूंगा ना, एक मिनट। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट छोड़ दो एक बार। आंसर इज पार्टनर को जो भी मिलता है, कुछ भी पीजीबीपी में टैक्स। सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, ये एम्प्लॉय नहीं होते पार्टनर, ये तो बस एक एप्रोप्रिएशन सिस्टम बना हुआ है। पार्टनर को सारा का सारा कहाँ टैक्सेबल होता है? मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, कमीशन की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी आपने पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, एनी रेम्युनरेशन, आईओसी, पीजीबी। पहले आप बताइए, यहां तक क्लियर है? अब मैं आता हूं शेयर ऑफ प्रॉफिट। दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट शेयर इन द प्रॉफिट्स in the hands of partner is exempt because it has already been made tax in the hands of firm। भाई फर्म पे भी 1000 में से लगा दिया टैक्स, और फर्म भी तो हमारी है, जब आप हमारे को सेम मानते हो पीजीबी है, तो लगा तो दिया होता टैक्स। अब जो हमें मिलेगा हिस्सा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, दैट इज एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात, ठीक है ना। उसका आप ये नहीं बोलेंगे वहां से यहां आया तो वो हो रहा है, ठीक है। हालांकि आप एक काउंटर में ऐसी जबरदस्ती बोल सकता हूं, सर कंपनी के प्रॉफिट पे लग गया, फिर कंपनी डिविडेंड देती है, वो भी तो हिस्सा ही होता है प्रॉफिट का, पर उसको डिविडेंड बोला जाता है। कंपनी अलग सेटअप से चलती है, कंपनी में करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं, फर्म में नहीं होते करोड़ों, पार्टनर ही चला रहे होते हैं फर्म को। तो यहां पे डबल टैक्सेशन करने, आप करने को कर दो, सरकार कर दे, पर वो चीज सही नहीं है और सरकार ने नहीं करवा। नहीं तो आप ये भी बोल सकते थे, सर कंपनी के ऊपर टैक्स लग गया, फिर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा, तो क्या वो डिविडेंड टैक्सेबल है? बिल्कुल है, अदर सोर्स में, वो भी तो बांटा ही है, ये भी तो बांटा ही है। पर फर्म के केस में इनकम टैक्स में क्या है? इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर। यहां तक दोनों के हैंड में टैक्सेबल, कंपनी कंपनी का डिविडेंड कंपनी के और नहीं, कंपनी के हैंड्स में नहीं होता। वो
पहले होता था वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कहीं पे अगर दिख जाए तो पुरानी बात है, वो लिखी हुई मिल जाए तो। यहां तक क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। फर्म को डिडक्शन कितने की मिली? जितनी फर्म को डिडक्शन मिली उतना ही पार्टनर के हैंड में टैक्स मिली। फर्म को डिडक्शन कितने की मिली? 2000। टैक्सेबल कितना हुआ? आगे दिमाग लगा लो। यहाँ एक बार लिख लो इस बात को, डिडक्शन मिली 2000 की और उतना ही टैक्सेबल हो गया पार्टनर के हैंड्स में। क्लियर है यहां तक? बड़ी अच्छी बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। ये लिख लिया आपने सारा? अब मैं इसी चीज में अब 40B घुसा रहा हूं। दोबारा से वही बात, सर जी प्रॉफिट है, कितने प्रॉफिट थे फर्म के? 3000 और 1400 सैलरी और 600 दिया। अब मैं आपको कह रहा हूं सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ 40B, एंड लेट सपोज 40B कहता है 1500 से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 40B क्या कहता है? आप ये कह सकते हैं ऊपर वाला 1200 दे रहा हूं और नीचे वाला क्या दे रहा हूं? अरे इससे ऊपर नहीं दूंगा डिडक्शन आपको। क्यों? हो सकता है नहीं हो सकता? यही तो सीखना है। ये सीखना होगा। ये जो 1200 निकाला मैंने, 300 निकाले, कैसे निकाले सीखना है, पर अभी प्रोविजन तो समझिए। फर्म ने कितने का खर्चा करा? पहले मैं इस पे आ जाता हूँ, सैलरी पे कितना करा? 1400। फर्म ने कहा मैं 1400 दिया है, 40B कह रहा है कितना अलाउड है, तो तुम्हें P&L में 1400 माइनस करा होगा, तो मैं एडवाइस कितना कर दूंगा? 200। फिर फर्म ने कहा IOC कितना दिया मैंने, अलाउड कितना है, ज्यादा कर दिया, तो कितना एड बैक कर दूंगा? यहां तक क्लियर है? तो ऐसे स्पेसिफाई कर रखा है इसको भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए फर्म को डिडक्शन कितनी मिली? आपने P&L में तो पूरा 2000 करा और फिर एडबैक कितना कर दिया, तो डिडक्शन कितनी मिली? अब मैं पार्टनर पे आ रहा हूं। ए का कितना टैक्सेबल कितना करो? फर्म तो कह रहा था मैंने कितने दिए इसको, 700। फर्म कह रहा है मैंने तो दिए हैं भाई, ये रहा बैंक अकाउंट, मैंने ट्रांसफर करे, पर इनकम टैक्स तो नहीं अलाउ कर रहा ना। फर्म एक के लिए कितना टैक्सेबल करूं? एग्जैक्टली 600। यार आप जितनी वहां डिडक्शन दोगे ना, फिर उतनी इनकम। आपने वहां भी टैक्सेबल नहीं तो कर दिया एड बैक करवा के, और वहां भी उसको PGBP के अंदर ऐड करोगे तो गलत हो जाएगी। तो बस, तो कहने का मतलब है कि इसको कितनी मिलेगी भैया? 600 600, और ये हो गया 150 150, और जब आप इसका टोटल करेंगे 750 साढ़े, जितनी फर्म को डिडक्शन मिलती है उतना ही पार्टनर के हैंड में टैक्स लगेगा। बताइए क्लियर है? सर फर्म का डिडक्शन वाला ये है ना कि टैक्सेबल सिंस 1200 और 300 है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो है। हाँ जी, वो डिसअलाउ हो गया। डिसअलाउ हो गया तो एड बैक हो गया ना, फर्म ने पहले डिडक्शन। हाँ। सर वो डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि अभी तो डिडक्शन तो हमारी 1200 और थ्री नहीं नहीं हंड्रेड मैडम, एक मिनट। आपका एक्सपेंस ये मैंने कैसे करा? उसने एक्सपेंस कितना दिखा रखा था? 2000, और डिसअलाउ कितना हो गया? 500, तो 1500 आ रहा है। ठीक है सर। तो आपको नेट डिडक्शन 1500 की मिली। क्लियर है जी? हाँ दोबारा बना लो चाहे इसको। बताइए क्लियर है ना यहां तक? क्या टाइम अभी?
सर जो P&L में सैलरी की स्टोरी का कम कर दो। हाँ जी, तेरे को जो बनाना है बना। पीजीबीपी में जब मैंने तेरा नेट प्रॉफिट पकड़ा, सॉरी पीजीबी सॉरी, ये मैंने पकड़ा नेट प्रॉफिट, मैं यहाँ पे ये थोड़ा ना दूंगा 1400 और 600। तेरे पीएनएल एप्रोच थोड़ा ना चेंज करो, तो जो करना कर अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 1200 और 600, और उससे क्या होगा, आपकी पीजीबीपी इनकम क्या आ जाएगी बच्चे, 1200, और उस पर 30% क्या हो जाएगा, 420। एंड अगर यही 1200 का प्रॉफिट है, तो इन दोनों का हिस्सा जो था 600 600, वो क्या हो गया मेरा, सर 300 नहीं था, क्या हो गया, जैसे 1200 300 था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 1200 और 300, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 1500। तो उस पर 30% लगेगा, पर और हाँ 450। क्लियर है, हैवी जा रही है बेटे बातें। सैलरी और IUC ना ना ना, अभी वो बनवा दूंगा चार्ट। सैलरी बोनस कमीशन, अभी वो बनेगा, अभी अभी वो छोड़ दो आप, कॉन्सेप्ट पकड़ो एक बार। यहां तक क्लियर है, अब जरा लाइन पढ़िए, जो सिर्फ बोलूंगा सिर्फ वही रीड करना। ये जो मैंने बना रखा है, इंटरेस्ट की बात तो चलो हल्की सी कर लूंगा, यही बनी हुई फिर। आप सिर्फ ये वाली लाइन पढ़िए। क्लियर है अब आपको ये लाइन, क्लियर है ना। अब आप सुनिए जरा, अब मैं आपका डिसअलाउंस, अब आपके पास यू हैव अ बेस, तो मैं वो डिस्कस करूंगा। एक पार्टनरशिप फर्म जो होता है, उस फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर, और एक होता है नॉन वर्किंग। मैं पहले आपके साथ वर्किंग पार्टनर की बात करूं। वर्किंग पार्टनर आपको पेपर में जज नहीं करना होगा, लिखा होगा ही इज अ वर्किंग पार्टनर, कुछ नहीं लिखा तो भी आप वर्किंग पार्टनर ही मानेंगे। वर्किंग पार्टनर को या तो आप सैलरी, बोनस, कमीशन या फिर एनी अदर रेम्युनरेशन, आगे ना सारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, और इंटरेस्ट की बात पर अलग है, या फिर उसको क्या दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट ऑन, क्या क्या मैं कह सकता हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही है सारा का सारा। आप जो भी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, आप जो भी सैलरी दे रहे हैं, मैं वर्किंग पार्टनर की बात कर रहा हूं। मान लो दुष्यंत सर और मैं, हम वर्किंग पार्टनर हैं, तो हमें अगर कुछ सैलरी मिलनी स्टार्ट होए, तो देखना पड़ेगा क्या सर ये मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड। हमारी पार्टनरशिप नहीं लिखा, हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है दैट हमारा पीएसआर ये है, वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑल द डिस्प्यूट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, दोनों के साइन हो रखे हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक लीगल टीम को जो बोला भाई सिंपल सा पार्टनर फॉर्मेट दे, साइन करो, खत्म करो, पढ़ा भी नहीं हो, समझ रहे हो। तो उसमें कोई सैलरी की बात तो होने का मतलब ही नहीं, आईयूसी का तो कोई मतलब ही नहीं। पर मैं आपसे सैलरी की बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है, क्या मुझे मिल जाएगा खर्चा, चाहे मैं सैलरी विड्रॉ भी कर लूं ना यहाँ पे, इट इज नॉट अलाउड। मैं पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टनर। तो एक और पॉइंट मैंने बीच में डाल दिया,
कि आपको ये तो चेक करना ही पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में लिखा है या। सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, डिसअलाउड, मेरे को जानना ही नहीं अमाउंट। इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप कि हाँ पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, तो सरकार कहती है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट कहती है, अब हम कुछ लॉजिक लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बुक प्रॉफिट शेल बी। ऐसे नहीं अब आप जितनी मर्जी सैलरी विड्रॉ करते हैं, समझ रहे हो, हम बताएंगे। तो बुक प्रॉफिट सीखेंगे क्या चीज, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहां पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, और यहां पर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड। आ जाता हूं बुक प्रॉफिट पर, आ जाता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ बुक प्रॉफिट पहले सारा ही बोल देता हूं यार, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो वर्किंग पार्टनर की ये बात होगी। दूसरी क्या बात है बच्चे, इंटरेस्ट। नॉन नहीं हाँ, नॉन वर्किंग में इंटरेस्ट अगर मेंशन्ड ही नहीं है तो, और अगर मेंशन्ड है तो अलाउड, पर मैक्सिमम सरकार ने बोला 12% से ज्यादा ना मिलने का। कहीं तुम पार्टनरशिप डीड में लिख दो 24% आईओसी मिल रहा है, सर इनकम टैक्स ने क्या बोला, 12% से ऊपर नहीं मिलेगी डिडक्शन। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमने जो कैपिटल दिया है उसका हमें आईओसी मिलेगा 36%, और मैं पीएनएल पे 36% ले भी रहा हूं, पर क्या 40 भी अलाउ कर देगा मुझे ये, जो भी अनरीज जो भी ऊपर होगा 12% से वो डिसअलाउ होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा, इंटरेस्ट टू वर्किंग पार्टनर, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला है, कितने रुपए लिखा हुआ है, 1.5 लाख रुपए। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड मैं आपको कह रहा हूं पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो आप बताइए अलाउड कितना होगा, 1.20 ही होगा। तो इसका मतलब मैं, आप सोच के देखिए कि जो पीएनएल ऑपरेशन बना होगा उसने तो 1.5 लाख का खर्चा दिखाया होगा, ठीक है। तो क्या मैं वो 1.5 लाख का खर्चा अलाउड मान लूं या 30,000 डिसअलाउ कर दूं, ठीक है, मैं सीक्वेंस बना देता हूं। अभी हमने जो करा था, मैंने नेट प्रॉफिट पकड़ा था, क्या इसमें से मैं सीधा 1.5 लाख माइनस कर दूं पीजीबीपी की कंप्यूटेशन के लिए। और नहीं, एक बार मतलब मेरे को लग रहा है वहां पे एक कंफ्यूजन आ रही है, समझना। आपको पॉइंट तो समझ आ गया, बट हम किस लेवल पे मैं क्या बोलूंगा वो समझने के लिए आप समझिए। सबसे पहले बनता है पीएनएल, पीएनएल से क्या आया होगा, और उसके बाद क्या बनता है पीएनएल। मुझे चाहिए ही नहीं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मेरी पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, मैं माइनस कितना करूं। क्या अभी तक मैंने आईओसी माइनस करा होगा यहां से, कम ऑन, आईओसी कहां से माइनस होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होता है आईओसी सैलरी। तो यहाँ पे तो 1.5 लाख होगा, पर क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं तो यहां से उठा रहा हूँ वैल्यू को, नेट प्रॉफिट को, तो मैं सीधा सीधा माइनस बस कितना कर दूंगा, 12% तक। 1.5 लाख रुपए 15% बैठ रहा था, तो 12%। आप अभी इस लेवल तक मत जाइए, वो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे, मतलब ये देखना पड़ता है। पर मुद्दे की बात क्या है कि 12% तक ही अलाउ है। वो हम देख लेंगे, ठीक है, उसमें मैं जाऊंगा तो फर्दर एक ग्रुप में एक और डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। अलाउड कितना है, 1.20, खर्चा कितने का, 1.5 नहीं मिलेगा, 1.20 ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, वर्किंग पार्टनर क्लियर है ना, ना रुक जा भी। अब मैं आ रहा हूं नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर जो कि काम ही नहीं करता, आप उसको क्या दे रहे हैं बच्चे, या फिर इंटरेस्ट। भाई साहब जो नॉन वर्किंग है ना, उसको डिडक्शन मिलने की ही नहीं इस कैटेगरी, डिसअलाउड अंडर 40B वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट।
उसको सिर्फ और सिर्फ किस चीज की डिडक्शन मिल सकती है? इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, नॉट अलाउड। इफ इट इज मेंशन्ड, अलाउड। कितने परसेंट तक? आइए ऊपर एग्जाम्पल, अगला पॉइंट, इंटरेस्ट टू नॉन वर्किंग पार्टनर मिल जाएगी, मिल जाएगी, पर अब हमें लिमिट देखनी पड़े। अच्छा, मिलेगी नहीं मिलेगी, सबसे पहला स्टेप, पार्टनरशिप डीड में लिखा है नहीं लिखा हुआ है। 18% पे एक 80 बैठ रहा है, तो 12% पे एक 20। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, सैलरी टू नॉन वर्किंग पार्टनर 5 मिनट में लिखा हुआ है, डिसअलाउड है भाई साहब। क्लियर है आपको? एक बात और बोलने ही दीजिए, उसके बाद ही नोट कर लीजिएगा। सैलरी का वो रहेगा ना, कितने अमाउंट पे कितना डिडक्शन, प्रॉफिट कितने हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बुक प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, इस पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट अब घुमाने लग गया, पहले बहुत आसान आ जाता था, पर आइए कोई बात नहीं, फिर भी आप कुछ चीजें, बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टू वर्किंग और, ठीक है ना, सारे खर्चे तो माइनस है ही, जो सैलरी दे रहा हूँ, स्टाफ को दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, दोनों में इंटरेस्ट पे डाल इन दोनों का इंटरेस्ट भी माइनस हो। अप टू 3 lakhs, अगर आपका बुक प्रॉफिट, मान लो फर्म है और उसका बुक प्रॉफिट कितना है बच्चे, लॉस भी तो हो सकता है, तो भी सरकार कह रही है हम डिडक्शन दे देंगे, कुछ तो दे देंगे रीजनेबल भाई। तो मान लो पहले अप टू 3 lakhs है, मान लो 3 लाख ही है, तो कितने रुपए मिल रहे हैं, और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। और ये पर पार्टनर नहीं है, ये टोटल पार्टनर मिला के है। कहीं आप सोचो 4 पार्टनर है, 3 लाख के प्रॉफिट में 1.5 लाख 1.5 लाख चारों को दे दिया, जो भी अमाउंट निकलेगा, दिस इज इन टोटल, वो डेवलप कर लेंगे हम लोग। आप मुझे बताइए, अगर 3 लाख तक है, तो 1.5 लाख और 90% विच इज हायर, आप मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? 2,70,000। क्यों 270 नहीं आएगा? और अगर आपके बुक प्रॉफिट 1 लाख होता तो 1.5 लाख या 90,000 विच एवर इज हायर, 1.5 लाख लॉस होता तो 1.5 लाख, लॉस में तो 1.5 लाख बोल ही रहा है। क्लियर है आपको? पहला 3 लाख से ऊपर जो भी है, 60% ऑफ द प्रॉफिट अबव 3। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, सपोजिंगली बुक प्रॉफिट इज हाउ मच, 10 lakhs, सैलरी पेड इज 8 lakhs, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना अलाउड है सैलरी? तो अगर 10 लाख है, तो पहले 3 लाख पे कितना, 1.5 लाख या 90 विच एवर इज हायर, 270, और बच गए कितने इसके बाद, 7 लाख। 7 लाख का कितना परसेंट, 60%, कितना आएगा, 690 की सैलरी दे सकते हो आप, दोनों को टोटल कर दिया मैंने, 690, आपने कितनी दी, डिसला हो गया जी 1,10,000। 8 लाख थोड़ा ना दे सकते हो आप सर, अब तो दे दी, कोई बात नहीं, डिडक्शन फर्म को कितने की मिलेगी, 690 की, फर्म को डिडक्शन 690, पार्टनर के में टैक्सेबल 690, जो डिडक्शन मिलेगी वही तो tax। समझ गए आप क्या चल रहा है? गहरी बात है। सर एक बार एग्जाम्पल ये वाला फिर से समझा दोगे आप? बुक प्रॉफिट 10 lakhs है मैडम, यस फॉर सर। द फर्स्ट 3 lakhs इट इज 1,50,000 और 270। पहले 3 लाख पे, पहले 3 लाख समझ आया आपको, 270 कैसे आया? यस सर, हायर वाला 90% हो गया। एग्जैक्टली। नेक्स्ट अबव 3 lakhs कितने प्रॉफिट हो गए, 7 lakhs हो गए। 60%, यस 7 लाख सर। का 60%, 420, एंड द टोटल ऑफ 270, 420, 690, सो 690 इज अलाउड। ठीक है सर। Above that is disallowed under section 40B. 40B is a disallowance section. 40B tells you how much is disallowed. It doesn't tell you how much is allowed. ये वर्किंग करके कहता है 1,10,000 is disallowed under section 40B। जी साहब बोलिए सर। तो सैलरी आप दे रखिए ना, सैलरी आप दे रखिए ना। हाँ, he has paid 8 lakhs। अब डिपेंड करता है, देख अगर मेरे प्रॉफिट में से माइनस हो रखा तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर कुछ भी नहीं हो तो 690 की डिडक्शन दे दूंगा। समझ रहे हैं ना? वो तो बना लेंगे ना गणित, वो तो देख लेंगे ना क्वेश्चन में कैसे करा हुआ हम। बाद में तो बोल देंगे, ठीक है,
चलिए नोट कर लिया बच्चों ने। सर पता है वो नोट्स पूरे नहीं हुए पीछे के आपने कहाँ कहाँ से करा वो भी नहीं पता पता नहीं कौन सी लाइन हाँ वो ऐसे बड़े बड़े से मैं बता दूंगा कौन से हैं, बता दूंगा। हाँ जी, ये क्या है, ये नोट करोगे क्या अब, क्योंकि डेटा भी काफी आ गया, इससे ऊपर तुम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे भी। ये कर लिया 40 भी। सर ये डिसअलाउ के बाद क्या लिखा है अंडर सेक्शन 40 नहीं नहीं इधर हम मेंशन है हाँ वो कहाँ पे? सेकंड वाला डिसअलाउ नहीं ठीक है, अब डिसअलाउड अबव, हम नोट्स में मिस्टेक थी तो आप वो जैसे ना लिख देते हैं, disallowed above 12% and above 12% नहीं, above की जगह यहाँ पर आना चाहिए up to 12% is taxable in the hands of, up to 12% will be taxable है ना। 1.5 लाख कैन नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है, मैंने सीधा ही बस बता दिया उसका कैपिटल, आप ये मान के चल सकते हैं कि 10 लाख, क्योंकि 15% 1.5 लाख बनता है। हाँ क्या चीज, ये तो ऑब्वियस है, 15% 1.5 लाख, इतना तो आपको मैथमेटिकली तेज होना पड़ेगा, CSEET से बाहर निकलो। पार्टनर है ना इंटरेस्ट वे किधर है ये? नहीं हो रहा यार, मैं कर यार इधर है। अच्छा इससे बोलो ना, इतना लैपटॉप से कर रहे हो। ये नॉन वर्किंग पार्टनर होगा ना एंड हाँ इंटरेस्ट दोनों का इंटरेस्ट है ना वो अपनी सैलरी है अरे उसकी लिमिट दी है भाई
12% और 10 लाख, 10 लाख है कहाँ पर? आया ना नाम, आया ना, अभी मेरे को क्या है सीधा अरे 1 लाख 12% अरे 12 ये 12 हाँ हाँ, अरे 1 लाख 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट कितना है, 1.5 बन रहा है, तो 10 लाख पे ही होगा ना 15% यार। और नहीं मैडम, दिस इज दी 1.5 लाख खर्चा है, फर्म ने 1.5 लाख दिया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो कितना कैपिटल लगा होगा 10 लाख। पर उसको आपको क्या करना है आपको, हाँ पर मैं आपको वैसे कर रहा हूं, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है मेरे को। जब 15% पे 1.5 लाख है तो 12% पे 1 20 अलाउड है, 3 लाख डिस अलाउड है। मेरे को क्यों निकालना कैपिटल कितना है, मैं बोल ही नहीं रहा आपको कैपिटल निकालो। और बाकी तरह के 20 120 ही है, 12% तक ही अलाउड है ना मैडम। इफ 15% इज 150, हाउ मच इज 12%, 120, तो उतना ही अलाउड होगा ना। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे लिखा है डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू फर्म, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। तो केस 3 में जो सैलरी ऑफ नॉन वर्किंग पार्टनर है 3 lakhs, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर वो 3 lakh, नॉन वर्किंग पार्टनर 3 lakh टैक्स, मतलब वो है डिडक्ट, उसमें मतलब टैक्सेबल नहीं है। नॉन वर्किंग पार्टनर की सैलरी की डिडक्शन मिलती ही नहीं है। हाँ सर, तो अगर डिडक्शन ही नहीं मिली तो नॉन वर्किंग पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होगा ही नहीं। हाँ ठीक है। एक और क्लास लग जाएगी इस पे। हाँ, टीडीएस वाले एक सेक्शन रह गया, पर ठीक है, हमने पीजी भी खींच दिया वैसे। ऐसा नहीं है स्लो, आई थिंक कब स्टार्ट करा था, दिसंबर में, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर। अच्छा, आईटी से 1 2 चैप्टर बढ़ गए होंगे बस। और आईटी जीएसटी 8 चैप्टर हो गए होते ना, अभी 6 हो गए होंगे, 8 तो बहुत बारिश आई। हाँ, पर अच्छा था, पोल्यूशन का कम है थोड़ा। 30 रुपए कर दिए। क्या 10 रुपए, 30 रुपए ये कर, बताओ यहाँ हो, यहाँ पेनल्टी, वहाँ हो, वहाँ। डिमांड बढ़ती है ना, 5 दिन बारिश कर देती पर कल पोल्यूशन तो चलो यार कम आ रहा होगा। पार्टनरशिप डीड के बाद लिखा है पार्टनरशिप भी 4 जगह लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे, उसके बाद कहाँ लिखा हुआ है। मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड क्या है? मेंशन भी 4 जगह ही लिख रहा है मुझे। चलो नॉट मेंशन्ड है। अरे मेंशन, अरे ये इधर इधर अरे लेफ्ट राइट हाँ मेंशन इन नहीं पता लग रहा आपको। अरे वो डीड के बाद जो अपने ब्रैकेट में लिखा है 150 लिखा होता ना 15%। अरे वो अगले पेज का नहीं, नहीं सीधे क्या है फिर इंटरेस्ट अगर मेंशन्ड है 15%, तो डिसअलाउ कितना हो जाएगा 3%, और 100%।
ये देखो 15% है। हाँ जी, नहीं नहीं याद है, भूला नहीं हूँ। आज जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी ना, क्या खाओगे यार बताओ यार। टाइम अप, टाइम अप हो गया, आपने बताया नहीं पार्टी को। मैं पूछ, बच्चे कम आए यार पार्टी में ना, वो हो रहा है। कुछ नहीं सर, आपका खर्चा बचेगा, कोई बात नहीं, हम आपने अच्छा सोचा मेरी कोई टेंशन नहीं है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा। तो हम सबको दो दो भेजेगा। क्या यूज करूं? पेंसिल कलेक्शन, हाँ वो पेपर भी तो चल रहे हैं, हर्ष तभी नहीं आ रहा। और कौन नहीं आया? गोपाल, सीएस के तो यही आ रहे थे सर। हाँ, ये दोनों, और खुशबू आती है, खुशबू ऑनलाइन तो है। तंशुराज कमाता है। हाँ हाँ, अब अगर वही होगा सर, कॉल कर देते हैं इनके घर पे। यशिका बहुत कम आती है, बिल्कुल नहीं आती। हाँ, पीजीबीपी चल रहा है ना। सर नीचे वृंदा स्क्रॉल जी कर नहीं दो आती, एंड तक। वृंदा जी नहीं आती। सर मेरे लिटरली आने का था, बट मेरा लेग रहने दो स्प्रेन ना हो ये गया सब तो, लिटरली एक आप दिन आओ एक पहले। बार, पेनल्टी लगेगी ना आपके ऊपर, आप देंगे। एग्जाम चल रहे थे तंशुराज। सर नीचे स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। हाँ, देखो 3-4 बच्चों का तो पता है ऑन ऑफ आ रहे हैं। अंजलि आ रही है अब रेगुलर। जो हर्ष आते हैं, हर्ष के पेपर चल रहा है। हर्ष उसके पेपर सर पार्टी का बताओ सर, कल तो आप बड़े चौड़े में कह रहे थे। सिचुएशनल बात होती है देखो। नहीं नहीं पार्टी नहीं। तो क्या खाओगे बताओ? पिज्जा मंगाओ चलिए आइए। कितने रुपए हो गए? 600 रुपए में कितने पिज्जा आ जाएंगे? 570। हाँ 30 तो ऐड कर दो। आठ बच्चे सर, हाँ? हाँ सर बताओ सर, बताओ प्रॉफिट 20 लाख के ऊपर बुक प्रॉफिट। सर, उसका बताओ सर, इसमें थोड़ा सा क्या? पार्टी का बताओ नहीं कब मिलेगी। आज तो साल ही आज खत्म अभी है। मंगाऊंगा, 2 बजे क्लास है ना। मैं तो निकल रहा हूँ, सीए वाले को जाने दो, मैं तो निकल रहा हूँ, इन्हीं की कलेक्शन से खाएंगे। नहीं नहीं, एक 1-1:30 बजे बुला लो तो मंगवा लूंगा। मैं तो निकल रहा हूँ, जा रहे हैं सर, एग्जाम है। ओहो, ऑल द बेस्ट। हाँ सर, क्या मंगवाऊं, कुछ सोच रहा हूँ। क्या? समोसा नहीं मंगवाऊंगा।
आइसक्रीम खाएंगे बच्चे? नहीं सर सर्दी हाँ। नहीं हाँ मतलब मैं भी मतलब अवॉइड करता हूँ, लगा तो बच्चे अभी खा लेते होंगे कभी भी कुछ भी आइसक्रीम, तो फिर ठीक है, फिर हो गया, हो गया डिसीजन। आपने बोला था पार्टी तो मैं दे रहा हूँ, आपने मना कर दिया, थैंक यू, हो गया फिर। यार क्रिप्टो में ना भाई, मैं ना मेरा पोर्टफोलियो तो लॉस में है, पर जो रील्स में दिखाया ना उस हिसाब से मैं करोड़पति बनूंगा। 11 करोड़ होंगे मेरे पास, लेकिन पोर्टफोलियो में 20% डाउन। रील देखता हूँ, कैलकुलेटर निकालता हूँ। हो तो इतना सारा पैसा है। मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, कुछ दिमाग लगाता हूँ। सर कह रहे हैं कि आइसक्रीम बना लो। मैंने पार्टी देनी थी ना, अब मैं तो देने को रेडी हूँ। खिला रहा हूँ आइसक्रीम। देख लो सर आप तो खुद ही ऐसे टेस्ट ले रहे हो हमारा। आप भी खाओगे। हाँ मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा। अच्छा कितने बच्चे वेज है? अभी बोला आपने, बोला ये। बताओ सर क्या मंगाना है, जॉइंट से ही तो जाएगा। वो था आप हो सकता है दे दो, ये सुन के दी नहीं आपने। नहीं आज मेरे को लग नहीं रहा हो। लास्ट डे था आज, हैप्पी न्यू ईयर का केक आना चाहिए वैसे, है ना? फिर दोबारा कैंसिल कर दिया तुमने। तो यहाँ क्या कुछ अलग, क्या ऐसा क्या है? पर आइडिया आया क्या मेरे पास एक, बताऊंगा नहीं, सीधा आएगा वो, नहीं तो तुम रिजेक्ट कर दो। समोसा नहीं होगा यार, ये तो पैक करा के ले जा रहे हैं बच्चे, वो भी जीके में रहती है। हाँ ये बात तो है, ये आइडिया मेरे को भी आता, मैं भी ले जाता कि नहीं नहीं कुछ मंगवाते हैं। क्या मंगवाना है सर? दुष्यंत सर क्या मंगवाना है? अच्छा आप कितने बजे जा रहे हो? आप अभी एक क्लास का देखना गायब हो जाएंगे तो। सर की क्लास एक है, उसका क्यों रुकेंगे? किसको? आप मेरे समोसा खाने जा सकती हाँ मैंने तो नहीं खाया था, और कल तो जॉइंट था, मैंने उसमें से भी नहीं खाया। नहीं नहीं मैं खाया नहीं, मंगवा रहा हूँ। मोमोज खाएंगे बच्चे, मोमोज। सर नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगी? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 12:15 तक, नोट कर लिया ये? यस सर। सर इसके नीचे जो ये है, बुक प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये सब तो नहीं करना है ना अभी? ये वैसे सेम एग्जांपल है, ये नोट्स में मतलब 690 वही है जो ऊपर बना हुआ था, ठीक है सर। है ना, सेम ही है। बताइए क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? चलिए तो यहाँ तक रखेंगे बच्चे, और अब हम कितने बजे मिलेंगे? 12:30। 12:30 मिलते हैं, या 12 यार, आज मेरे को AS7 खत्म कराना है। 12:30 ठीक है, 1.5 घंटे में हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।